हेलो मुथैया मुरलीधरन, कैसे हो? ठीक हो? तो आनंद ट्यूटोरियल सेंटर के इस YouTube चैनल पर आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा ज्वाइंट व्हाट्सएप ग्रुप। उसके जस्ट ही बगल में ब्लू कलर में आपको क्लिक करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप क्या हो जाइएगा, जुड़ जाइएगा। एक और जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइंट टेलीग्राम नीचे दिया हुआ है आपका, उसमें रहेगा जितना भी नोट्स वगैरह होगा हिंदी का PDF फाइल में रहेगा। तो ये दोनों ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ऐप ग्रुप लिखा हुआ रहेगा, बगल में ब्लू कलर है, और उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आप व्हाट्सएप पर चले जाइएगा और जो बोलेगा उससे आप ज्वाइंट हो जाइएगा। क्योंकि अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम से आप जुड़े हुए रहते हैं तो नया नया वीडियो है ना, और नोट्स जो है हम बराबर उस पर उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक है, तो अवश्य ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। ठीक, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कूलम्ब का नियम, है ना। कूलम्ब का नियम के अनुसार इलेक्ट्रिक फोर्स का जो इक्वेशन आया था, F = K गुने Q1 Q2 बाई R² आया था, जहां K क्या था, एक कांस्टेंट राशि था। प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, K क्या है, कांस्टेंट राशि है जिसका नाम है कूलम्ब कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब कांस्टेंट। बाकी तो Q1 Q2 जान ही रहे हैं, क्या है, पॉइंटेड चार्ज है। Q1 और Q2 क्या है मेरे, पॉइंटेड चार्ज है। इनके बीच का जो हम डिस्टेंस लिए हुए हैं वो R है। K का वैल्यू कितना होता है, तो K का वैल्यू 9 गुने 10⁻⁹ मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, यह डिपेंड किस पर करता है, मीडियम पर। ठीक है, यह डिपेंड किस पर करेगा, मीडियम पर। तो इसका फॉर्मूला एक होता है, K हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक नया चीज आ गया, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे, एप्सिलॉन नॉट मतलब कुछ नहीं, यानी कि K का जो वैल्यू है वो किसके लिए वैलिड होगा, फॉर वैक्यूम, या आप कहिएगा फ्री स्पेस, जहां कुछ नहीं हो, कोई मीडियम नहीं हो, कोई पदार्थ नहीं हो। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो अब जरा इसको समझिएगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो एप्सिलॉन नॉट जो है, इसको कहते हैं हम लोग क्या चीज, परमिटिविटी। मगर किसका परमिटिविटी है, तो निर्वात का है। तो हम एप्सिलॉन नॉट को कहेंगे, एक और नाम है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। हिंदी हो जाएगा निरपेक्ष, किसी के सापेक्ष नहीं है ये, निरपेक्ष प्रवैधुता, यानी कि निर्वात के प्रवैधुता को हम लोग क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। क्लियर हुआ? निर्वात का किसका है? फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। यदि केवल एप्सिलॉन लिखा हुआ है, ध्यान दो, केवल यह सिंबल अगर लिखा हुआ है तो इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन। ये क्या हो गया? तो ये हो गया माध्यम का, ये हो गया निर्वात का प्रावैधुता, और ये हो गया माध्यम का प्रावैधुता, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, ये किसका है? मीडियम का है। इसको परमिटिविटी केवल बोलेंगे, मगर किसका? तो फॉर मीडियम। और एक समीकरण मिलेगा कूलम के समीकरण में, एप्सिलॉन आर। ध्यान से समझिएगा, ये माध्यम का क्या है? मनोपदार्थ का प्रॉपर्टीज है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है। एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं? तो रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। तो प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा किए थे कि एप्सिलॉन आर किसको कहा गया है? तो माध्यम का प्रावैधुता, यानी मीडियम का परमिटिविटी। देखिए किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? एप्सिलॉन से। और अनुपात होता है, बटा में आएगा आपका इसका एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम का प्रावैधुता और निर्वात के प्रावैधुता के अनुपात को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एक और नाम इसका है, उसको नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका हिंदी हो जाता है आपको क्या चीज? इसका हिंदी हो जाएगा प्रावैधुतांक। प्रावैधुतांक, इसका हिंदी आपेक्षिक प्रावैधुता। आपेक्षिक प्रावैधुता। क्लियर है यहां तक? कोई टेंशन नहीं ना? एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया? एब्सोल्यूट परमिटिविटी। केवल एप्सिलॉन है तो माध्यम का परमिटिविटी है। एप्सिलॉन आर यदि लिखा हुआ है नोटेशन में तो रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, या इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है बड़का के से, कैपिटल से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो जो समीकरण था उस समीकरण की हम चर्चा करते हैं। तो समीकरण यही था कूलम का कि F इजकल टू के गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू हम बोले निर्वात के लिए कितना? तो F इजकल टू फार्मूला के का वैल्यू बैठा देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने हो जाएगा Q1 Q2 आर स्क्वायर। यह जो समीकरण है वो दो आवेश जो है आर दूरी पर, वो कहां रखा हुआ है? निर्वात में फॉर वैक्यूम या फ्री स्पेस। अगर माध्यम हो, दो आवेशों के बीच में अगर मीडियम हो, माध्यम मीन्स पदार्थ, तीन अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तब जो समीकरण बन जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वो F इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था? माध्यम का प्रावैधता गुने Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर। 4 ये किसका समीकरण हो गया? 4 मीडियम माध्यम के लिए। तो ये दो समीकरण हुआ आपका निर्वात के लिए और ये हो गया आपका माध्यम के लिए। क्लियर है? इसी फार्मूला को थोड़ा सा और डिराइव कर दीजिएगा तो ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। किसे कहा जाता है? तो माध्यम का प्रावैधुता और निर्वात का प्रावैधुता के अनुपात को कहा गया है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा गया है। तो देखिए, तो माध्यम का प्रावैधुता इजकल टू फार्मूला हो जाएगा, इसको इधर लाओ तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन आर। तो कूलम फोर्स का समीकरण बन जाएगा माध्यम के लिए F इजकल टू हो जाएगा 1/4 पाई। देखिए, तो एप्सिलॉन इजकल टू आया है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये किसके लिए समीकरण हुआ? दो आवेश के बीच में मीडियम है तब। और एक किसके लिए हुआ? निर्वात के लिए, फ्री स्पेस के लिए। और ये फार्मूला तैयार हो गया किसके लिए? मीडियम के लिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक चीज और जान लीजिए, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा कि एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वह ग्रेटर देन 1 या इक्वल होता है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होगा? 1 से बड़ा या तो बराबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि दो आवेश के बीच में एयर है, हवा है, तो हवा के लिए एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है लगभग। ठीक है? या फिर वैक्यूम के लिए, क्योंकि देख लीजिए तो जरा फार्मूला, वैक्यूम का जो फार्मूला है उसमें अगर देखा जाए तो क्या है? एप्सिलॉन नॉट। माध्यम में एप्सिलॉन नॉट गुना एप्सिलॉन आर यहां पर है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू यदि हम वैक्यूम के लिए कितना, तो 1 बिठाएंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। क्लियर है? यदि वाटर की बात किया जाए, वाटर पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, इसका यदि एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो लगभग 80, कुछ किताब में 81 भी देता है, घबराइएगा नहीं, टेंशन नहीं। ठीक है? वाटर के लिए 80। यदि हम मेटल की बात करें, धातु की बात करें, तो इसका एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होता है वह इनफिनिट होता है, अनंत होता है। क्लियर है? तो ये तीन चीज अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1, वाटर के लिए लगभग 80, 81 भी लिख सकते हैं, मेटल के लिए। क्लियर है यहां तक? यहां जो एप्सिलॉन नॉट का यदि वैल्यू देखा जाए, एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो याद रखना है कितना? 8.854 गुने 10 के पावर -12। समझना, समीकरण क्या था? F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। किसके लिए? वैक्यूम के लिए। तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है?
तो याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, यहां पर यदि इसका वैल्यू बैठा दिया जाए और कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो आता है वो कितना, 9 गुने 10 के पावर 9 आता है। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के से रिप्रेजेंट किए थे, छोटा के जो कूलम कांस्टेंट है, तो कूलम कांस्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जरा देख लो। ये वैल्यू किसका है, के का, क्योंकि के का फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसी का वैल्यू आता है 9 गुने 10 के पावर 9। मात्रक तो न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। मगर यूनिट पूछ दिया जाए, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका यूनिट क्या बताइएगा। वहां यूनिट नहीं लिखे, मात्रक नहीं लिखे हैं, तो देखिए इसका निकालना है तो इसकी इधर भेजते हैं और एफ क्या आ जाएगा 20। तो एप्सिलॉन नॉट का जो फार्मूला हो जाएगा वो जरा देख लो, यूनिट निकालने के लिए चर्चा हम कर रहे हैं। तो 1/4 पाई एफ हो जाएगा गुने Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। मात्रक लिखा जाए, एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन, ये संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं। तो दो आवेश है, कूलम गुने कूलम, यानी कूलम स्क्वायर बटा हो जाएगा क्या चीज, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। कंफ्यूजन कभी नहीं होइएगा। के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होना चाहिए वो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, उसका भी है, बराबर बोर्ड में पूछे हुए हैं कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा क्या होगा। तो देखिए कैसे बीमा निकाला जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का बीमा, यानी कि डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट बराबर एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो फार्मूला तैयार जो हुआ था, या यूनिट इसका देख लीजिए क्या है, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। कूलम याद कीजिए, कूलम का बीमा क्या था, AT, याद कीजिएगा। Q बराबर करंट से थोड़ा सा रिलेटेड चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल अगर यूनिट की बात किया जाए, है ना, तो वहां पर मेरा करंट का ही मिलता है, 7 को है ना, तो 7 में ढालने के लिए हम ये फार्मूला को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी Q बराबर क्या होता है, IT। तो करंट का मात्रक एम्पियर, एम्पियर को A से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को T से, तो आवेश का बीमा क्या होगा, AT हो जाएगा। जरा समझो, एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होगा, ठीक है, यहां देख लीजिए क्या है, कूलम स्क्वायर यानी कि चार्ज का स्क्वायर, चार्ज का डायमेंशन AT होता है, तो AT का हो जाएगा होल स्क्वायर बटा न्यूटन। तो न्यूटन तो डिराइव यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट क्या था, हाँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसका है, न्यूटन का, इसी को न्यूटन कहा गया। तो केजी के लिए M, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए हो जाएगा T, ऊपर है -2, MLT -2। यहां लिख देते हैं M L T -2। ठीक है,
और देख लीजिए क्या है, मीटर स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा एल स्क्वायर। इसको सजा कर लिख दो पावर के फॉर्म में, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर बटा ये हो जाएगा एम, देखो यहां एल एल के पावर 3 और यहां है टी के पावर -2। ये ऊपर जाएगा मुथैया मुरलीधरन तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 2 और 2 4, यानी इसको ऐसे एम के पावर -1 एल के पावर -3 है ना, और यहां हो जाएगा टी के पावर 4 ए स्क्वायर। यही इसका क्या हो गया, क्लियर है, बीमा भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब चर्चा करते हैं कि फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और यहां पर जितना भी हम समीकरण दिए वो स्केलर फॉर्म में था। किस फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो वेक्टर फॉर्म है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। तो आइए वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर, ठीक है, वेक्टर याद करो। फर्स्ट ईयर में हम चर्चा किए थे कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, याद पड़ा नहीं, यूनिट वेक्टर समझो, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या था, तो वेक्टर और वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो अनुपात होता है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर, तो एक कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुने ए कैप। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इस पॉइंट से कोई व्यक्ति इधर की ओर गया, इसका जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कहीं, डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, ठीक है। यहां पर मानते हैं कि यहां ये डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। हम डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लिए, ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हम 3 लिख दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि इधर वेक्टर है, तो वेक्टर के पास 2 चीज, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम शो कर दिए, डायरेक्शन तो शो नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूनिट वेक्टर, तो याद कर लेना कि हमारा 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई, जेड। एक्स की ओर अगर है तो आई कैप, वाई एक्सिस की ओर है तो जे कैप, और जेड एक्सिस की ओर है तो के कैप। तो देखिए, तो यहां से जो व्यक्ति विस्थापित हुआ यहां तक हुआ, तो इसका मैग्नीट्यूड तो दे दिया 3 मीटर, किस डायरेक्शन में, तो देखिए, तो एक्स की ओर जा रहा है, तो हम लिखेंगे आई कैप। अगर वाई एक्सिस की ओर जाता तो जे कैप। तो यहां दोनों चीज आ गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तभी तो कहलाएगा वेक्टर। वेक्टर का जो डिफिनीशन थी उसके अनुसार, क्लियर है। तो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में यदि लिखना होगा तो हम मैग्नीट्यूड शो करेंगे और क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर। तो उसी तरह से जो भी पहले हमने कूलम का जो इक्वेशन दिए इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो एक बराबर फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। हमको एफ वेक्टर अगर लिखना होगा, एफ वेक्टर, तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे,
तो एक वेक्टर को लिखने के लिए जस्ट ध्यान दीजिएगा इसी पर मैग्नीट्यूड यानी बल का हमको मैग्नीट्यूड चाहिए यानी ये वाला वैल्यू, और गुने में हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तब आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट। तो जरा समझिए, दो चार्ज है, E1 पॉइंटेड चार्ज, बीच का डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी है मेरा पॉजिटिव चार्ज। प्लस प्लस के बीच में अट्रैक्शन, रिपल्सन, यानी कि यह फोर्स ये लगाएगा इधर, और जब भी लगाएगा तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और Q2 जो फोर्स लगाएगा इस पर वो किधर, इस डायरेक्शन में। लाइन का अनुदिश ही होना चाहिए, रेखा के अनुदिश ही होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि Q1 जो फोर्स लगा रहा है Q2 पर, उसको हम लिख देते हैं F2 विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। यहां पर F1 लगा रहा है कि 2 लगा रहा है, 2 लगा रहा है किस पर, 1 पर। तो जिस पर आप निकाल रहे हैं उसको आगे लिखिएगा, और पीछे क्या लिखेंगे, जो लगा रहा है, जिस पर लग रहा है और जो लगा रहा है। याद करो, रिलेटिव वेलोसिटी में हम चर्चा किए थे कि मान लो कि ये मेरा बस है, ठीक है, और ये मेरा कार है, ठीक है। ये भी गतिशील है, मानते हैं कि वेलोसिटी इसका भी है, क्या भी बस लिख देते हैं। इसका वेलोसिटी मानते हैं कि भी कार है। तो कार पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर मालिक यदि बस को देखता है तो रेस्पेक्ट में ही लिख लेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ किसका निकालना चाह रहे हैं, पहले जरा सोच लो। बस का निकाल रहे हैं, क्योंकि कार पर बैठा हुआ जो मालिक है वो देख रहा है बस को। तो बस, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार, ऐसे लिखें। इसका मीनिंग क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ बस विथ रेस्पेक्ट टू कार, कार के सापेक्ष बस का वेग। यदि बस पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर कार को देखता तो कैसे लिखते, तो वेलोसिटी ऑफ कार किसको देख रहा है, कार को, के तो बस पर बैठा हुआ मालिक, तो कॉमा करके लिखेंगे बस, या इसको पीछे भी लिख सकते। आगे हमेशा पहला जो होना चाहिए जिस पर आप निकालना चाह रहे हैं। उसी तरह से यहां से देखना, F2 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 2 आगे है, ठीक है। यानी कि Q2 आवेश पर हम बल निकाल रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो Q1 के रेस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, F2 1 का मीनिंग क्या हो गया, फोर्स ऑन, फोर्स कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ऑन चार्ज, कैसा चार्ज है, पॉइंटेड, Q2 विथ रेस्पेक्ट टू Q1, या लिख सकते हैं ड्यू टू Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। वही अगर हम F12 लिख देते हैं तो 1 शुरू में है, तो इस पर हमको निकालना है किसके कारण, 2 के कारण।
तो यहां लिखाएगा फोर्स ऑन चार्ज किस पर, 1 पर, विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है। यह Q1 इस पर बल लगा रहा है, किस पर बल, Q2 पर, तो 2 आगे लिखना, 1 पीछे। Q1 पर बल निकालना है तो कौन लगावेगा, Q2, तो आप देख लीजिए इसको 1 आगे रख रहे हैं, 2 पीछे, ठीक है। यहां तक इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाइएगा, तो यदि डिस्टेंस Q1 से Q2, डिस्टेंस Q1 से Q2, तो हम लिखेंगे R कैप 1 2, यानी किधर से किधर दूरी निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, या डिस्प्लेसमेंट 1 से 2 की ओर। यदि 2 से 1 की ओर निकालिएगा तो इसको कैसे लिखना है, इसको लिखेंगे R कैप 2 1, यानी 2 से 1 का बीच का दूरी। क्लियर हो गया, इसका मीनिंग समझ गए, इसका मीनिंग समझ गए। देखिए फॉर्म कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे। दो आवेश था प्लस Q1 और एक था प्लस Q2, और बीच का डिस्टेंस हम लिए थे R, है ना, बीच का डिस्टेंस, ठीक है। Q1 Q2 पर जो फोर्स लगाएगा वह डायरेक्शन हमेशा कैसा लेना है, दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। Q1 जो फोर्स लगा रहा होगा Q2 पर, तो प्लस है तो धक्का देगा, माइनस होगा तो अपनी ओर खींचेगा। ये भी क्या करेगा, इस पर धक्का देगा, इधर आएगा। इसका नामकरण कैसे करेगा, किस पर फोर्स निकालना चाहते हैं, 2 पर, चार्ज 2 पर, किसके कारण, तो 1 के कारण। यहां किस पर आप बल निकाल रहे हैं, 1 पर, किसके कारण, तो भाई 2 के कारण, ठीक है। देखिए Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल को हम ऐसे लिख रहे हैं, तो दूरी क्या लेंगे हम, इधर से इधर, यानी कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे R कैप 1 2, और यदि ई बल निकालेंगे हम तो दूरी तो फिर देखेंगे कहां से कहां, Q2 से Q1, अगर इस डायरेक्शन में डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उसका यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे 2 1। क्लियर है, F इजिकल टू जो फार्मूला होता है मैग्नीट्यूड स्केलर के फॉर्म में, वो ये होता है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना, F वेक्टर, वो भी कौन सा, तो 2 1, यानी कि 2 पर निकाल रहे हैं फोर्स, किसके कारण, तो चार्ज Q1 के कारण, ठीक है। तो यहां वेक्टर लिखे हैं, तो वेक्टर फॉर्म का रूल याद कीजिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए और यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड कितना है, लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इतना लिखा हुआ सही होगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड केवल शो कर रहे हैं, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगाना होगा। तो देखिए, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा किधर से किधर, 1 से 2 की ओर। यहां हो जाएगा R कैप 1 2 1 2, 1 से 2 की ओर। फिर देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो मैग्नीट्यूड तो वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। और यहां यूनिट वेक्टर जरा देख लो, 2 से 1 की ओर,
2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर का यूनिट वेक्टर है 2 1। यही फॉर्म हो गया वेक्टर। ठीक है, इसमें एक चीज देख लीजिए, ये दोनों तो वेक्टर फॉर्म में है, यानी यह बल और यह बल को अगर देखा जाए तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, मगर डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। यानी ए लग रहा है इधर, तो ए लग रहा है इधर, है ना। तो वेक्टर के फॉर्म में यदि हम लिखे हुए हैं तो एफ वेक्टर 2 1 एज इक्वल टू हम लिख सकते हैं F1 वेक्टर 1 2। क्या सही होगा? नहीं, माइनस होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में बल लगता है। मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों पर लगने वाला बल बराबर है, मगर डायरेक्शन विपरीत है। ठीक है, एकदम क्लियर। अब आ जाइए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल पल मत लिखिएगा, पल हो जाएगा प्राचार्य। यहां है PLE, PL नहीं है, PLE, तब हो जाएगा सिद्धांत, है ना, ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या कहता है जरा समझिएगा। सुपरपोजिशन जी अध्यारोपण का सिद्धांत, इसका हिंदी हो जाएगा अध्यारोपण का सिद्धांत। यानी किसी सिस्टम में बहुत सारा पॉइंटेड चार्ज है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंटेड चार्ज है, तो किसी एक पॉइंट पर, किसी एक बिंदुवत आवेश पर यदि आप बल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे अभी तो 2 का बताए थे कि मान लो कि प्लस Q1 है, यहां पर प्लस Q2 है, इनके बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसका तो भाई मैग्नीट्यूड यही था, F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R²। मान लो कि एक चार्ज यहां पर और है, वो भी प्लस Q3 दे दिए, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, क्या इस बल को इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा? तो नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो हमेशा ही रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, मान लो कि इसको पॉजिटिव है, ये मान लेते हैं कि हम निगेटिव चार्ज ले लेते हैं, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, कितना अट्रैक्शन है, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। मान लो कि एक चार्ज और आ गया, प्लस माइनस के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, यदि तीसरा कोई आ गया तो क्या इसके प्यार और मोहब्बत को कम कर देगा? नहीं, स्वतंत्र है। इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, इस चार्ज को आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि इस पर टोटल चार्ज कितना लगेगा सर, टोटल चार्ज, कुल बल कितना लगेगा। तो कुल बल अगर हम निकालना चाहते हैं किसी एक आवेश पर, तो वही सिद्धांत है आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, जो कहता है कि बहुत सारे पॉइंटेड चार्ज है, तो किसी एक पॉइंटेड चार्ज पर यदि आप कुल बल निकालना चाहते हैं तो अन्य चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वह सदिश योग के नियम को पालन करेगा। वेक्टर अलजेब्रा, यानी वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार हम उसका योगफल निकाल सकते हैं। यही सिद्धांत कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
ठीक है, जैसे देख Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला बल मानते हैं कि F1 है। ये जो लगा रहा है फोर्स इस पॉइंट पर, वो लगा रहा है F1। ठीक है, प्लस क्या देता है, धक्का देता है। यहां भी प्लस है, ये भी फोर्स लगाएगा, तो दो बिंदुओं के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल को हम मान लेते हैं F3। 3 के कारण 1 के कारण। तो इस पर अगर नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कुल बल, तो वेक्टर के नियम को अप्लाई कर लीजिए। वेक्टर क्या कहता है कि जो रिजल्टेड फोर्स जो होते हैं, मतलब कुल जो बल होते हैं, अन्य बलों के योगफल के बराबर होते हैं। यानी इस पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो लगेगा F1 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। तो इसके बीच का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लो। F1 कितना होगा, तो F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। इसके मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों के बीच में जो प्यार और मोहब्बत है, वो तीसरा को आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, F2 नहीं F3 है ना, तो F3 कितना मिलेगा भाई, तो मानते हैं कि यह जो डिस्टेंस है ये भी R है, और इसको भी हम R लेके चलते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज है Q2, Q3 निगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि हमेशा मोड के फॉर्म में रहेगा, मोड ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर। तो आप पढ़ चुके हैं कि इसका रिजल्टेंट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूला है अंडर रूट। याद करो, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab cos थीटा जी। यानी ए और बी के बीच का कोण है यहाँ थीटा। यहां भी क्या हो जाएगा, F1 का होल स्क्वायर, F2 का F3 है, F3 का होल स्क्वायर टू F1 F3 cos थीटा। यहाँ थीटा दिया हुआ रहेगा, या हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के आधार पर आप किसी भी एक पॉइंटेड चार्ज पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कई प्रॉब्लम पूछते रहता है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है।